गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग जो है कि अभी तक हम लोग जो है कि रॉक्स के बारे में देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा जो है कि कुछ ओर के बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। उस ओर में आप पढ़े थे कि मिनरल्स में आप पढ़े थे कि दो टाइप्स के मिनरल्स थे आपके वहाँ पर, एक जो था आपका मेटालिक था और एक जो था आपका नॉन मेटालिक मिनरल था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़े थे। फॉसिल फ्यूल जो है कि आपका कैसे फॉर्म होता है, ये लास्ट हम कल आपको सिर्फ समझाए थे, थोड़ा सा और हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब आपका जीवाश्म ईंधन होता है। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब जीवाश्म ईंधन होता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स जो होता है इसको बनने में एक बहुत ही जो है कि लॉन्ग पीरियड होता है, मीन्स एक बहुत बड़ी समय जो है कि लग जाती है इसको बनने में। जब कभी भी आपका कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, मान लीजिए जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन होता है, इन सभी में क्या होता है कि कुछ कार्बनिक चीज जो होते हैं वह आपके अर्थ के नीचे बरीड हो जाते हैं, उसके नीचे दब जाते हैं। भूकंप होता है तो बहुत सारे जो है पेड़ वगैरह हो गए, एनिमल्स हो गया, ये सब नीचे दब जाते हैं। तो उस कारण से जो है कि ये फॉसिल फ्यूल्स जो है कि आपका बनता है। अगर कहीं पे वाटर अवेलेबल है तो वहाँ पर जो है कि आपका पेट्रोलियम बनता है, और अदरवाइज जो है कि वाटर एब्सेंस है तो वैसे केस में वैसे जगह पे जो है आपका कोल बनता है। लेकिन दोनों कंडीशन में इन दोनों चीज़ों को, कोल और पेट्रोलियम, दोनों को बनने में जो है कि एक बहुत ही बड़ा समय लग जाता है, ठीक है। तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स, मीन्स मिनरल्स का यूज जो है कि हम लोग खनिज का यूज जो है कि कहाँ पर करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हम दो तीन जो है कि आपको चार मिनरल्स हम लोग लिखे हैं, उससे क्या क्या चीज बनाया जाता है उस मिनरल से, उसके अलावा जो है कि उसका यूज हम लोग जो है कि कहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, ठीक है। आपका सबसे पहले है जिप्सम एंड कैल्साइट। हम लोग जो है कि जिप्सम के बारे में कल देखे थे। जिप्सम के बारे में हम आपको ये बताए थे कि जिप्सम जो होता है आपका एक मिनरल है, और इससे जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जिसमें हम आपको बताए हैं कि कोई पर्सन का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पर जो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, हम इसको कल आपको समझाए थे। उसी तरीके से कैल्साइट हो गया। तो ये दोनों जो आपके ओर होते हैं, जिप्सम और कैल्साइट, इस दोनों ओर का यूज जो है कि हम लोग इस दोनों से जो है आपका सीमेंट और कंक्रीट बनाया जाता है। ये जो ओर है आपका मिनरल, ठीक ना, तो इससे आपका सीमेंट और कंक्रीट बनाया जाता है। कंक्रीट आप जानते होंगे, जैसे घर वगैरह बनता है उसमें आप गिट्टी वगैरह देखते हैं छोटे छोटे पिबल्स के जैसा, तो ये आपका कंक्रीट होता है। तो जिप्सम एंड कैल्साइट का यूज जो है कि सीमेंट बनाने के लिए, जिप्सम का यूज सीमेंट बनाने के लिए, जबकि कैल्साइट से आपका कंक्रीट बनता है। और इन सारे मिनरल्स का हम लोग यूज जो है कि रोड और बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं, मीन्स सीमेंट और कंक्रीट का यूज रोड और बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। उसी तरीके से एक दूसरा जो है कि मिनरल एक आपका है बॉक्साइट, और इस बॉक्साइट ओर से जो है कि आपका एक मेटल प्राप्त होता है जो कि एल्युमिनियम होता है, और इस एल्युमिनियम का यूज जो है इस बॉक्साइट से बना एल्युमिनियम। तो इस बॉक्साइट ओर का बेसिकली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज आता है, तो यूटेंसिल्स एंड वायर, मीन्स जो बर्तन वगैरह होता है घर में, उसको बनाने के लिए हम लोग इस एल्युमिनियम का यूज करते हैं। और एल्युमिनियम जो है कि किससे लिया जा रहा है, तो बॉक्साइट मिनरल से जो है कि हमको मिलता है। साथ ही साथ एल्युमिनियम से वायर भी बनता है। आप
देखे होंगे कि घर में जो है एल्युमिनियम का वायर लगता है करंट के लिए, ठीक है, तो इसका वायर भी बनता है, ठीक है। आगे देखेंगे कार्बन है, कार्बन से जो है कि आपका डायमंड बनाया जाता है, कार्बन से जो है कि वह जो है कि डायमंड कार्बन से बन जाता है। इसमें भी आपके बहुत साल लग जाते हैं इसको बनने के लिए। ये नेचुरली ये भी बनता है डायमंड, आर्टिफिशियली भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो ये नेचुरली आपका डायमंड बनता है कार्बन से, वह जमीन के अंदर कार्बन जब बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर पे होता है और प्रेशर पर होता है, then they are converted into diamond. When carbon at a very high temperature and pressure inside the earth, then they converted into diamond, ठीक है। और इस डायमंड का यूज जो है कि हम लोग जेमस्टोन के तौर पर करते हैं, बहुमूल्य पत्थर के तौर पे करते हैं, और उस जेमस्टोन का यूज जो है कि ज्वेलरी के लिए किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है, इसके अंदर एक चमक होती है। तो ये चमक होने के कारण जो है कि इसका यूज हम लोग जो है कि ज्वेलरी के तौर पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बनिक सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक ना, उस कार्बनिक सब्सटेंस से पेट्रोलियम कोल बनता है। उसका यूज जो है, इस पेट्रोलियम और कोल का यूज जो है कि हम लोग किस किस पर्पज से कर सकते हैं, तो इसका यूज जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है कि कोई पावर स्टेशन को रन करने के लिए भी हम लोग जो है कि इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक सब्सटेंस जो होता है वह एक्चुअली में जब बरीड होता है इनसाइड द अर्थ, जब पृथ्वी के भीतर में ये जब दब जाता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर पर जब ये रहता है, तो यह आपका पेट्रोलियम और कोल में कन्वर्ट हो जाता है। और उस पेट्रोलियम और कोल का यूज हम लोग जो है कि अलग अलग पर्पज से करते हैं। जैसे पेट्रोलियम का यूज हम लोग जो है कि ट्रांसपोर्ट के लिए कर लेते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम का यूज इलेक्ट्रिसिटी को रन करने के लिए, जैसे पेट्रोलियम से ही आपका डीजल बनता है, पेट्रोल, तो डीजल से जो है हम जनरेटर को रन करते हैं और वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। उसके अलावा जो है आपका पावर स्टेशन जो होता है, उस पावर स्टेशन को भी रन करने के लिए हमें कोल की जरूरत होती है, कोयले की जरूरत होता है, वहां पर भी आपका इलेक्ट्रिसिटी रन होता है। इस कोल का यूज करके जो है वहां पर क्या किया जाता है, वाटर को जो है कि बहुत ज्यादा वाटर को गर्म किया जाता है, उससे स्टीम बनाया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, और उस स्टीम को जो है हम टरबाइन के ऊपर डालते हैं और उससे जो है उसका ब्लेड मूव होता है और इलेक्ट्रिसिटी रन होता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम और कोल का यूज ट्रांसपोर्ट के लिए कर सकते हैं, उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूजिंग ऑफ रिसोर्स। हम लोग रिसोर्स का यूज किस किस पर्पज से करते हैं, इसको हम लोगों को यहाँ पर देखना है। सबसे पहले जो है कि रिसोर्स हम लोग किसको कहते हैं, तो वैसी कोई नेचुरल सब्सटेंस जो ह्यूमन का, मनुष्य का नीड्स को फुलफिल करता है, वह जो है रिसोर्स कहलाता है, ठीक है। फिर से एक बार सुनेंगे कि वैसी चीज जो मनुष्य के बेसिक नीड्स को पूरा करती है, वह जो है आपका क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे में वाटर है, वाटर भी एक रिसोर्स है। उसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, ये सारे जो है आपके रिसोर्स ही कहलाते हैं, ठीक है। एयर भी आपके रिसोर्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे है कि वी शुड यूज रिसोर्सेज केयरफुली। हम लोगों को जो है कि जितने भी रिसोर्सेज होती है, ठीक है, उसको जो है कि केयरफुली यूज करना चाहिए। अब इसके पीछे क्या रीजन है, हमें केयरफुली जो है कि क्यों यूज करना है, तो रिसोर्स में आपको हम बताए हैं कि कोल और पेट्रोलियम जो है कि ये भी रिसोर्स होता है। तो अगर हम कोल और पेट्रोलियम को अगर वाइजली यूज न करें, तो क्या होगा कि ये बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये पूरे तरीके से ये आपका खत्म हो जाएगा। और एक बार
फिर इसे बढ़ने में कई लाख ईयर लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें जल्दी से प्राप्त नहीं हो सकता है एक बार एग्जॉस्ट हो जाने के बाद। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हम लोगों को कोई भी रिसोर्स को जो है केयरफुली यूज करना चाहिए, सावधानी से यूज करना चाहिए। ठीक है, हमने जो है कि रिसोर्स को जो है कि दो टाइप्स में डिवाइड किया है। हमने रिसोर्स को जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक आपका होता है रिसोर्स में एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हम लोग उसको बोलेंगे जो एक बार अगर आपका एग्जॉस्ट हो गया, एक बार अगर ये खत्म हो गया तो इसके बनने में बहुत साल लग जाते हैं। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग जो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोल देंगे, जिसमें आपका कोल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। ये तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कोल और पेट्रोलियम जो है कि खत्म हो गया तो एक दो महीने बाद में फिर से बन जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसको बनने में कई लाख साल लग जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग ने क्या रखा है, एग्जॉस्टिबल के कैटेगरी में रखा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका दूसरा जो रिसोर्स होता है वह आपका इनएग्जॉस्टिबल होता है। ठीक है, इसमें जो है कि आप सनलाइट, विंड, ये सबको इसमें रख सकते हैं। वाटर को भी इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा आप फॉरेस्ट को भी इसके अंदर रख सकते हैं, फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि इनएग्जॉस्टिबल में सनलाइट, विंड, वाटर, फॉरेस्ट ये सारे जो है अगर खत्म भी होता है, आपका जो सबसे पहले तो सनलाइट और विंड ये खत्म नहीं होने वाला है, और दूसरी चीज वाटर और फॉरेस्ट जो होता है यह आपका अगर कुछ समय के लिए ये खत्म भी हो जाता है तो हम इसे जो है कि अगर चाहें तो कुछ साल में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे तो 10 से 15 साल में जो है हम फिर से वैसी कंडीशन को ला सकते हैं, फॉरेस्ट को हम ला सकते हैं। अगर अंडरग्राउंड वाटर भी अगर खत्म हो जाता है, सी नहीं बोल सकते बट अगर रिवर वगैरह की भी अगर पानी अगर खत्म हो जाती है तो अगर एक बार बारिश हो जाए तो फिर से तो वह हमें मिल सकता है। इसलिए ये सब जो है आपका इनएग्जॉस्टिबल के अंदर रखा जाता है, ये हमें पुनः और तुरंत प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे रिसोर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। एग्जॉस्टिबल जो है वैसे रिसोर्स होंगे जो एक बार खत्म हो गया तो उसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जबकि इनएग्जॉस्टिबल वैसे रिसोर्स होते हैं यह जो है कि बार बार ये बनते रहते हैं। अगर खत्म भी हो गया तो वह कुछ टाइम बाद में हमें फिर से मिल सकता है। ठीक है, ये आपका लास्ट जो है कि टॉपिक बचा था इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट आपका था क्विक चेक में जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कोल एंड पेट्रोलियम आर डैश फ्यूल्स। कोल और पेट्रोलियम जो होता है इसको हम कौन सा फ्यूल्स बोलते हैं? तो कोल और पेट्रोलियम जो होता है आपका फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है। ठीक है, यह कोल और पेट्रोलियम कौन सा फ्यूल्स कहलाएगा? फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ठीक है, सेकेंड है आपका मिल्क कंटेन्स द मिनरल डैश। मिल्क के अंदर जो है, दूध के अंदर जो है कि कौन सा मिनरल मौजूद होता है? तो मिल्क के अंदर जो है आपका कैल्शियम होता है। ठीक है, मिल्क के अंदर कौन सा मिनरल होता है? तो मिल्क के अंदर जो है कैल्शियम मिनरल जो होता है वह पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका डायमंड इज अ मिनरल दैट इज यूज्ड एज अ डैश। डायमंड जो होता है यह एक मिनरल है, यह एक खनिज है जिसका हम यूज जो है किसके तौर पे करते हैं? तो डायमंड का यूज जो है कि हम जेम स्टोन के तौर पर करते हैं। ठीक है, मींस इसको बहुमूल्य पत्थर के
तौर पे इसे यूज किया जाता है और इस जेमस्टोन का यूज करके हम इस ज्वेलरी जो है इसे हम बना सकते हैं। और क्यों इस ज्वेलरी बनाने के पीछे क्या जो है आपका पर्पस होगा, तो इसका पर्पस ये हो सकता है कि इस डायमंड के अंदर जो है एक क्वालिटी है, लस्ट्रस क्वालिटी होती है, ठीक है, इसको हम चमक बोल देते हैं, लस्ट्रसनेस, ठीक है। तो इसके अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी होने के कारण, एक चमक होने के कारण जो है कि इसे एज अ ज्वेलरी हम लोग इसको यूज करते हैं। और एक और चीज, ये डायमंड किससे बना होता है, तो आपको पहले बताया है डायमंड जो होता है वह कार्बन से ही बनता है। अगर कार्बन जमीन के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे रहता है तो वह धीरे धीरे डायमंड और ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो डायमंड जो होता है वो क्या चीज से जो है बनता है, तो भी कार्बन से ही बना हुआ होता है। और हम लोग जो है उसको आर्टिफिशियली डायमंड भी बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल वी गेट फ्रॉम बॉक्साइट ओर इज डैश। वह कौन सी मेटल है, कौन सी धातु है जो बॉक्साइट नाम के ओर से, बॉक्साइट नाम के अयस्क से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो बॉक्साइट से जो है हमें बेसिकली एल्यूमिनियम नाम का मेटल जो होता है वह बॉक्साइट ओर से हमें प्राप्त होता है। सो आंसर शुड बी बॉक्साइट, सॉरी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। आपके लिए एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, spinach contains the mineral test। जो आपका स्पिनच होता है मीन्स पालक जो होता है, ठीक ना, तो उसके अंदर जो है कि कौन सा आपका मिनरल्स होता है, कौन सा उसके अंदर खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आयरन है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक बार हम आपको जो है कि फिर से पूरे चैप्टर को रिकैप करवा देते हैं ब्रीफ में। आप अच्छे से शुरू से ध्यान से सुनिएगा, पूरे को जो है ब्रीफली उसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले आपका जो था और लेयर ऑफ अर्थ था। लेयर्स ऑफ अर्थ के अंदर आपने देखा कि अर्थ के जो है 4 लेयर थे। एक सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर था उसको हमने क्रस्ट कहा था, और उस क्रस्ट का जो थिकनेस था वह आपका 8 किलोमीटर से लेकर के 65 किलोमीटर के बीच में था। और 8 किलोमीटर कहाँ पर उसका थिकनेस होगा, तो ओशियन के पास जो है, ओशियन सी के अंदर जो है 8 किलोमीटर उस क्रस्ट का थिकनेस होगा, ठीक है। तो इसका जो रेंज है थिकनेस का वह 8 किलोमीटर टू 65 किलोमीटर। उसके अलावा आपने देखा था कि ये जो क्रस्ट होता है उसके अंदर टेम्परेचर कितना रहता है, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर टेम्परेचर जो था आपका 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर था, सबसे ऊपर वाली लेयर थी। अब इस अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे जो है आपका सेकेंड लेयर था जिसको हम मेंटल कहते हैं। और ये जो मेंटल है यह आपका सबसे ज्यादा थिकनेस वाला लेयर है। इसका जो थिकनेस है वह अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर के करीब में होता, ठीक है। तो आपका मेंटल का थिकनेस कितना था, 2900 किलोमीटर जो है इसका थिकनेस था। और यहाँ जो आपको टेम्परेचर दिखने को मिलता है मेंटल में वह 870 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4400 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो आप सिंपल सा ये तो एज्यूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ टेम्परेचर जो है लगभग 4400 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है तो यहाँ पर जितने भी रॉक्स वगैरह होंगे वह मोल्टेन स्टेट में पाए जाएंगे, मीन्स लाइक अ लिक्विड, ठीक है। वह बिल्कुल लिक्विड के जैसा, फ्लूइड के जैसा जो है कि वह आपको सीन होंगे वह रॉक्स, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको मैग्मा बोल रहे थे। और वहां पर आपने ये सीखा था कि वह मैग्मा जब अर्थ के ऊपर आता है
कंडक्शन, और वह जब कूल होता है, ठंडा होता है, सॉलिडिफिकेशन उसका होता है, तो वह मैग्मा आपका जो है रॉक में कन्वर्ट हो जाता था, वो भी पेरेंट रॉक में, जिसको हम इग्नियस रॉक कहते थे। ठीक है, उसके बाद जो है आप पढ़े थे थर्ड लेयर जो पढ़े थे वह आपका आउटर कोर था। ठीक है, तो आउटर कोर जो है आपका मेंटल के जस्ट नीचे था, और इसका जो थिकनेस होता है आपका आउटर कोर का वह अप्रॉक्स 2200 किलोमीटर के करीब में होता है। तो 2200 किलोमीटर जो है वह आपका आउटर कोर का थिकनेस था। और यहाँ जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है वह 4400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो है कि क्या हो जाता है, सारे चीज यहाँ पर भी मोल्टन स्टेट में पाए जाएंगे। और इस आउटर कोर के अंदर दो मेटल बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। एक आपका जो है कि आयरन यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और दूसरा निकेल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और दोनों कैसे स्टेट में होंगे, तो लिक्विड स्टेट में ही होंगे। और हम आपको ये भी समझाए थे कि आयरन जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, Fe होता है, और वह जो है एक लैटिन सिंबल है जो कि लैटिन वर्ड फेरस से लिया गया है। ठीक है, तो उसका लैटिन नेम फेरस होता है आयरन का, इसलिए सिंबल उसका Fe होता है। जबकि निकल का सिंबल आप देखे थे एनाइन था, इसलिए हम जो है एक अनदर नेम जो है कि उसको देते हैं आउटर कोर को निफे, NIFE, निफे। ठीक है, उसके बाद आपका इनर कोर था। इनर कोर में जो है आपका लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप टाइप्स ऑफ रॉक देखे थे, जहाँ पर आप देखे थे टाइप्स ऑफ रॉक में 3 रॉक्स थे। एक था आपका इग्नियस रॉक, दूसरा जो था आपका वह सेडिमेंट्री रॉक था, और थर्ड जो था आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स था। इग्नियस रॉक्स में आपको हम बताए थे कि ये जो इग्नियस वर्ड है वह एक लैटिन वर्ड होता है इग्निस। इसी इग्निस लैटिन वर्ड से यह इग्नियस वर्ड को लिया गया है। और ये जो इग्निस वर्ड होता है, इस इग्निस वर्ड का मतलब होता है फायर, मीन्स आग। ठीक है, और दूसरा आपका था सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक जो है कि ये भी एक वर्ड लैटिन वर्ड से ही आया है, जिससे सेडिमेंटम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो सेडिमेंटम होता है इसका मतलब होता है सिटिंग या सेटलिंग। ठीक ना, सेटलिंग और सिटिंग का मतलब होता है किसी चीज का अच्छे तरीके से बैठ जाना। जैसे सेडिमेंट्री रॉक में आप क्या देख रहे थे कि छोटे छोटे से जो ग्रेन्यूल्स थे, छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स थे इग्नियस रॉक के, वह नदी के साथ फ्लो होकर के सी में जा रहे थे, और सी में जा करके वह वहां पर क्या हो रहा था, वह डिपॉजिट हो रहा था, जमा हो रहा था, और धीरे धीरे एक के ऊपर एक लेयर बनते जा रहा था। मीन्स वह एक तरीके से सेटलिंग हो रहा था उसका, क्या वो सिटिंग हो रहा था, बैठ रहा था सारे पार्टिकल। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो है आपका, ठीक है, तो ये आपका सेडिमेंट्री रॉक आया है, सेडिमेंटम लैटिन वर्ड से। और थर्ड आपका रॉक था मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये जो मेटामॉर्फिक वर्ड है यह आपका ग्रीक वर्ड से आया। ठीक ना, एक ग्रीक वर्ड होता है मेटामॉर्फ। इसी मेटामॉर्फ से जो है कि यह मेटामॉर्फिक वर्ड को डिराइव किया गया है, वहीं से इस वर्ड को लिया गया है। ठीक है, और इस मेटामॉर्फ का मतलब होता है ग्रीक में टू चेंज, किसी चीज के परिवर्तन, किसी चीज के बदलने के लिए, जो चीज बदल रहा है उसके लिए वो लोग इस वर्ड का यूज करते थे। ठीक है, मेटामॉर्फ वर्ड का। तो मेटामॉर्फिक जो है कि आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स किस रॉक से बनता था, तो ये भी सेडिमेंट्री रॉक से बनता था। जब वह सेडिमेंट्री रॉक जो है बहुत ज्यादा प्रेशर पे चला जाता था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर चला जाता था, तो वो सेडिमेंट्री रॉक ही जो था वह आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है,
फिर से एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। वोल्केनिक इरप्शन हुआ था तो जमीन के अंदर जो मेंटल में जितने भी आपके मैग्मा थे, मींस मोल्टन रॉक थे, वह वोल्केनिक इरप्शन के दौरान वह जमीन से बाहर आए। जमीन से बाहर आने के बाद क्या हुआ, उनका सॉलिडिफिकेशन हुआ। फर्स्ट दे कूल देन सॉलिडिफिकेशन। सबसे पहले वे ठंडा हुए, फिर वह जो है कि ठंडा होकर के वह बहुत ज्यादा सॉलिड हो गए, मींस बहुत ज्यादा हार्ड नेचर के हो गए और इग्नियस रॉक को फॉर्म किए। और जब इग्नियस रॉक बन गया तो उस इग्नियस रॉक के ऊपर से जब बहुत सारी नदियां गई या एयर प्रेशर के कारण या उसके ऊपर प्लांट्स उगने के कारण, तो वह जो चट्टान था इग्नियस रॉक वह वीक हुआ, कमजोर हुआ, उसके अंदर क्रैक आया और क्रैक आकर के वह छोटे छोटे पार्टिकल में टूटना शुरू हो गया। ठीक ना, उसका विदरिंग होने लगा, छोटे छोटे पार्टिकल में वह टूटने लगा और टूट करके नदी के पानी के साथ जो है, रिवर के साथ जो है वह फ्लो होकर के सी में गए और सी में जाकर के डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट होते होते एक आपका एक नई तरीके का रॉक उन्होंने बना लिया जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं। ठीक है, और वही सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर इतना ज्यादा सेडिमेंट जमा हो गया, इतना ज्यादा सेडिमेंट जमा हो गया कि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जमीन के अंदर जो है सिंक करने लगा, धंसने लगा या डूबने लगा, नीचे की तरफ फंस जाने लगा। ठीक है, और नीचे की तरफ जब गया तो वहां पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिला, क्योंकि आप पढ़े हैं कि जैसे ही हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो प्रत्येक 35 मीटर के बाद जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि अर्थ के ऊपर जाते हैं तो 161 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो वह आपका क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ना, ये आप पढ़े थे। तो ये ओवरऑल आपका व्यू था। ठीक है, उसके अलावा जो है कि आप मिनरल को देखे थे। मिनरल्स के अंदर जो है कि दो टाइप्स थे मिनरल का, एक आपका मेटालिक मिनरल था और एक आपका नॉन मेटालिक मिनरल था। ठीक है, इसको हम लोग देखे थे अच्छे से। मेटालिक मिनरल्स जो है कि ओर में आपको बताए थे बक्साइट ओर से जो है कि कौन सा मेटल मिलता था, तो एल्यूमिनियम मिलता था। ठीक है, उसके अलावा हेमेटाइट से आयरन आपका मिलता था। ठीक है, तो आप जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे से नोट्स कीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। और भी अगर कुछ न समझ में आया होगा तो जब हम लोग क्लास में आएंगे तो और हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, आपके ग्रुप में हम इसका एक पिक्चर भी इसका डाल देंगे जो कि क्लियर आपको विजुअलाइज होगा। आप अच्छे से वीडियो देखिएगा। अगर कोई चीज़ जहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप उस पिक्चर से वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।